हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। आप सभी लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 करंट अफेयर आप सभी के लिए मैं हाजिर हूं लेकर के। कल का पेपर जो प्रिंसिपल का पेपर हुआ था और आज का पेपर दोनों का जो करंट अफेयर का है उसका विश्लेषण करने के उपरांत मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होने वाला है। और जो कल की करंट अफेयर रहेगी वो जो कल के पेपर के अकॉर्डिंगली क्या आता है कल के पेपर में, तीनों को सबमिट करने के उसके बाद हम पे आपकी करंट अफेयर क्लास कल शाम को 5 बजे के बाद अपलोड करेंगे। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जितने प्रश्न आए उनसे अपडेट प्रश्न, मतलब आप देख रहे होंगे कि बिहार के कुछ प्रश्न केवल करंट अफेयर कर रहे हैं, नहीं तो निगलेक्ट कर दे रहा है। इंटरनेशनल करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण जो चर्चित विषय थे मैंने उनको लिया है और वीडियो जब आप देखेंगे अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे मैं रटा फंडा नहीं अपना रहा हूँ, सीधे सीधे आपको टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं सर। अगर आप नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर। नवंबर 2030 माफ करिएगा 2023 नवंबर 2023 में जारी एडल गिब हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी गौतम अडानी, ऑप्शन सी शिव नादर। देखो भैया, नवंबर 2023 में ये जो हारून रिपोर्ट है ये जारी की गई है और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? प्रश्न पहला बन सकता है। तो ये जारी की जाती है एडल गिब फाउंडेशन एवं हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूची में कुल 119 जो है दानदाताओं व्यक्तियों को शामिल किया गया और इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव जो नाडर हैं इनको भी सम्मिलित किया गया था और इनको भी शीर्ष स्थान प्राप्त है। बात क्लियर है? जो वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 242 करोड़ रुपए जो है ये खर्चा किए हैं, लेकिन 2042 करोड़ कितना 2042 करोड़ इतना खर्चा ये दान दिए हैं ये, ठीक है, शिव नादर जी। और अगर आपसे पूछा जाए उसके बाद कौन नंबर दूसरे नंबर पर आते हैं? अजीम प्रेम जी आते हैं भैया। अजीम प्रेम जी के क्या स्टेटस है? ये 1774 करोड़ रुपया जो है ये दान दिए हैं। बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जो है ये वर्ष में जो है ये 376 करोड़ रुपए जो है ये दान करते हैं, ठीक, मामला क्लियर है। तो ये लोग जो है ये दान करने वाले लोग हैं। सबसे बड़े दानदाता हैं उनमें शिव नादर को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट डिस्कशन होगा ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप गलत ना करें सर। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी ढाका। देखिए सर, जो अक्टूबर में अभी 9वां G20 अध्यक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है या जिसको कह सकते हैं कि P20, जिसको आपके एग्जाम में हो सकता आ जाए, क्या आ जाए? P20, ठीक है, अध्यक्षीय शिखर सम्मेलन P20 है। ये कहाँ हुआ है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो संपन्न हुआ है वो 13 और 14 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ है। और ये कहाँ पे संपन्न हुआ है सर? तो ये संपन्न हुआ आपके नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बात क्लियर है? और इसके जैसे आपसे ये पूछे कि भाई अध्यक्षता कौन किया था, जो अध्यक्षीय शिखर सम्मेलन है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, कौन? लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया? लोकसभा अध्यक्ष कमेंट करिएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपकी उपस्थिति हमको पता लग जाती है और आप जब एक बार कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ओम बिड़ला साहब ने की थी। किसने? ओम बिड़ला साहब ने की थी, ठीक है। और इसमें जो मिशन लाइफ का शुभारंभ जो है 20 अक्टूबर 2022 को जो मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो केवड़िया गुजरात में किया गया था उसको भी इसमें जो है दिखाया गया, ठीक है। तो आप इस पर अगर पूछा जाए कि भाई G20 का जो अध्यक्षीय शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है भैया? 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान भूमि का भूमि पूजन किया, ठीक है। वी ऑप्शन इसके निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए बताई गई है और यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, इनमें दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतनी बात क्लियर है? देखिए साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि 5 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। ये तो बात बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है।
मोदी जी ने किया, बिल्कुल किया। जबलपुर में किया, बिल्कुल किया। जो है इसमें अगर पूछा जाए लागत कितनी, तो भाई इसमें लागत बिल्कुल जो इसमें लिखा है 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए लागत, बिल्कुल ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 31 एकड़ क्षेत्र लिखा हुआ है, 31 एकड़ नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह 21 एकड़ क्षेत्र विस्तारित होगा। और अगर आप पूछे भाई ये है क्या, तो यह एक संग्रहालय है। क्या है, यह एक संग्रहालय है। क्या भैया, संग्रहालय है। अब इसमें देखना यह कि भाई रानी दुर्गावती जो हैं, इनकी जो ये प्रतिमा बन रही है, बिल्कुल कांस्य की बन रही है, बिल्कुल ये भी बात सही है। और 52 फीट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर गलत क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। 31 नहीं, 21 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है और एक संग्रहालय है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ और प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ और बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ और वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ और आगरा। इसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपसे आएंगे तो यही प्रश्न आएगा, क्योंकि सोलर अभी वहाँ चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये लखनऊ और वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजरायल से भारतीयों को वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी है ऑपरेशन कावेरी। बताओ भैया। देखो भैया, अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ऑपरेशन जो कावेरी है ये किसके लिए था, तो ऑपरेशन कावेरी जो ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, किसके लिए? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे भाई ऑपरेशन गंगा जो है ये किसके लिए था, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए था, ठीक है। यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए था। रसिया ने जीत लिया है, ठीक है। अब देखिए, कावेरी का सूडान हो गया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विजय और अजय बचते हैं। ऑपरेशन विजय तो भी चलाया नहीं गया, ऑपरेशन अजय ही क्या, बिल्कुल राइट आंसर। ऑपरेशन अजय के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया था, जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध जो शुरू हुआ था उसके कारण, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी सासाराम। बताओ भैया, कहाँ पे खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की जा रही है? तो ये की जा रही है मेरे दोस्त राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर। अगर आपसे जिला पूछेगा तो कौन जिला है? बिहार शरीफ। क्या भैया? बिहार शरीफ। बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु बिहार सरकार ने चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हाल ही में की है। कहाँ पे की है भैया? पूर्णिया में, पटना में, वैशाली में या मुजफ्फरपुर में? ठीक है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। अभी जो हाल ही में ये चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करी गई है, ये की गई है मेरे दोस्त कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना में खोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। टॉप 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं और नो डाउट आप दे करके आइए, देख के जाइएगा, आपका पक्का फंस जाएगा, क्योंकि हमने पेपर का विश्लेषण किया उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस आपके सामने वीडियो लेके आते रहें, आप देखें जाएं, कुछ मिले ही ना आपको। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो ग्लोबल फिनटेक है ये ऑप्शन, जैसे ये प्रश्न जो है ये एक बार और पूछा जा चुका है, ग्लोबल फिनटेक वाला। ये हमने एक बार डिस्कस भी किया था आपसे। जो ग्लोबल फिनटेक 2023 है, ये बेसिकली जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किसके द्वारा ये किया गया है। तो ये जो है एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस पीसीआई पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ये, और प्लस एफसीसी मतलब फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। इस तीनों का जो है ये सम्मिलित जो था ये आयोजन था, और इसका विषय था ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पांसिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव, रेजिलेंट और सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह था। अब आपसे पूछा गया है कि भाई ये आयोजित कहाँ किया गया था, तो ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। अगर स्थान पूछे तो जियो वर्ल्ड सेंटर
सेंटर, ये यहाँ पे आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आपसे इस प्रश्न की मुलाकात हो सकती है दोस्त, ठीक है, इसको आप तैयार रखिएगा। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजना देसाई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी राजीव कुमार। देखिए जो केंद्र सरकार है अभी इस पे अपना मतलब सीरियसली मोड पे है कि भाई एक अगर राज्य में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। एक साथ चुनाव हो, एक साथ सिक्योरिटी लगेगी, सारी चीज़ें होंगी, पैसा बचत होगी, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो ये जो समिति बनी है केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है और वर्ष 1967 में किसको टारगेट किया गया है? 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। इसके बाद ही ये जो बदलाव हुए हैं तो भाई इनको टारगेट करना कि भाई ये इससे पहले कैसे होते थे और इसके बाद अब कैसे हम करा सकते हैं। और इस समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अब जैसे इसमें और सदस्य शामिल हैं तो अमित शाह हैं, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं वो भी हैं, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। और पहले के जो संजय कोठारी साहब थे वो भी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो अगला क्या भैया, सितंबर 2023 में किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में रहा है गुरु ये, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जो है करिएगा। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी अमेरिका। प्रश्न क्या पूछा पहले जान लीजिए, किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ये प्रश्न आपका है। देखिए पहली बात तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जो अभी निर्णय लिया गया है ये 45 में जो 45 नंबर का सत्र था इसमें लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर हम और बात कर लें कि साहब ये कहाँ पे, जैसे शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन के विषय में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। शांति निकेतन आप देखे होंगे कि गांधी जी पर ज़्यादा फोकस पेपर आ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आपको राष्ट्रीय आंदोलन मैंने वीडियो बना के पढ़ा दिया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेगा बताइएगा हमको आप, ठीक है। तो शांति निकेतन की जो शुरुआत है, जो उसको सम्मिलित किया गया है, इसकी शुरुआत जो है 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक आश्रम के तौर पे इसको शुरू किए थे। 1901 में 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित आवासीय विद्यालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया 1901 में। बाद में जो है 1901 के बाद 1921 आया। 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया, किसमें? विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और जो अब आगे चल करके 1951 में मतलब आजादी के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इसको घोषित कर दिया, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था। तो उसकी कहानी इतनी सी थी। अब ये जो अभी सेशन जिसमें इस निर्णय लिया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने का, ये अभी सेशन जो आयोजित हुआ है ये आयोजित हुआ है सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे? सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की बिहार सरकार की योजना है? ऑप्शन ए है, जैसे ये कई दफा पूछा गया प्रश्न है, ये पिछली बार भी आया था। ऑप्शन बी है, जैसे यहाँ 10 लाख है, यहाँ आपका फिर 5 लाख है, ठीक है, फिर उसके बाद 15 लाख है, फिर 20 लाख है। बताओ ये कितने लोगों को रोजगार देने की मंशा है? तो आपको पता है कि जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो वो किया था साहब, इसमें हम जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कितने? 10 लाख लोगों को। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, G20 का सम्मेलन 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आमंत्रित देशों की संख्या कितनी थी? क्या आ गया भैया? G20 आ गया। मतलब क्या कि G20 से आपके एग्जाम में शायद एक प्रश्न आए, तो इसलिए भी आपको इसको पढ़ना है G20 को, क्योंकि इससे प्रश्न आना है। अब प्रश्न आए तो भैया आप गलत ना करें। सबसे पहली बात एक एक चीज करते हैं कि भाई G20 जो सम्मेलन है, तो G20 अगर हम आपसे पूछे कब हुआ, कब, तो ये हुआ 9 से 10
सितंबर। बात क्लियर है। अब हम आपसे पूछे कहाँ हुआ, क्या कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली प्रगति मैदान, नई दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। किसमें? भारत मंडपम में। मामला क्लियर है। अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने करी? भारत ने। किसने? भारत ने करी। बात क्लियर है। फिर आपसे अगर पूछे कि भाई यह इसकी जो है थीम क्या थी, भाई अगर आपसे जैसे देखिए कल के पेपर में जैसे जिस हिसाब चंद्रयान से पूछा है, तो अगर आपसे ये पूछे कि भाई अध्यक्षता तो मान लीजिए भारत कर रहा, ठीक है, इसका जो मुख्य विषय है, मेन थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, तो भैया इसका मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है, मतलब अगर इसे वसुधैव कुटुंबकम और उसके बाद वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, आपको ये भी पता है, ठीक है। इसमें G20 देश के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया और इसमें जो आमंत्रित देश थे वो 10 थे। कितने थे? 10 देशों को जो है इसमें आमंत्रित किया गया था, उनके जो अध्यक्ष थे उनको आमंत्रित किया गया था। बात क्लियर है। देखिए अगर हम बात कर लें इस सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी, तो इस सम्मेलन में जो मुख्य बात ये थी कि G20 अब G20 नहीं रहा बल्कि G21 हो गया। क्यों हो गया है? इसमें 55 कंट्रीज के जो 55 देशों का एक संघ है जिसको अफ्रीकी संघ कहा जाता है। क्या? अफ्रीकी संघ कहा जाता है। इसको G20 समूह में जो है अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई। नई दिल्ली के घोषणा पत्र पर इसमें सहमति बनी और इसको जो है अब अस्थायी सदस्यता मिल गई है। बात क्लियर है। इस अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने GBA मतलब वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल मतलब वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा भी इन्होंने करी है। बात क्लियर है। और अगली जो जैसे 2024 की जो सांकेतिक जो प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता है वो ब्राजील को इन्होंने सौंप दी है। किसको? ब्राजील को इन्होंने सौंप दी है। और जो ब्राजील के तरफ से जो उनके राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या था? हो सकता है आपसे पूछ ले, लुइज इनासियो लुला। लुइज इनासियो लुला, ठीक है, लुइज इनासियो लुला, इनको जो है सौंप दिया है। तो आपसे बेसिकली आंसर क्या था ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आपसे आमंत्रित देश पूछा गया था तो वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? ऑप्शन ए है महेश चंद्र पंत, ऑप्शन बी है मंजुल भार्गव, ऑप्शन सी है संदीप जालान, ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो अभी पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल जो गठित किया गया है अगस्त 2023 में NCERT के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, इसमें जो है ये जो किसकी अध्यक्षता में किया गया है तो NIEPA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो चांसलर हैं, क्या है? जो चांसलर हैं उनका क्या नाम है? महेश चंद्र पंत। महेश चंद्र पंत, इनके महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में जो है 19 सदस्यीय पैनल को गठित किया गया है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्या भैया? सही नहीं है। इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्या है? यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन करता है। ऑप्शन सी है इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। और ऑप्शन डी है इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं। देखिए सर,
जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में जो पेश किया गया है सर, इसमें जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 था उसमें संशोधन किया गया है। इसमें जो प्रस्तावित ये है कि जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल ये बात सही है। संशोधन करता ये भी बात सही है, 11 अगस्त को पेश किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब ए, बी और सी तीनों बात क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जन्म और जन्म पंजीकरण के दौरान माता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाता है सर। आधार नंबर तो देना पड़ेगा अभिभावक को, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल इसमें राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अमृत सरोवर के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है, अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी दी है। ऑप्शन बी है, यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी है, इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन डी है, इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मिशन कार्यान्वयन के संबंध में जो जानकारी प्रदत्त है वो अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके विषय में जानकारी दिया, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसमें तथ्य सही नहीं है, हमसे पूछा था, तो तथ्य बिल्कुल सही है। यह मिशन जो है 20 अप्रैल 2022 को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया गया, बात बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। माफ करिएगा 2021 यहाँ पे लिख रखा है मेरे दोस्त। अभी हमने क्या बताया, 20 अप्रैल नहीं, बल्कि इसको आप क्या कर लेंगे, यही बिल्कुल इसमें गलत है। क्या है भैया, 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता है। 24 अप्रैल 2022 को यहाँ का लिख रखा है 2021, तो आपका यही तो गलत हो गया, यही गलत हो गया। मिशन के कार्यान्वयन करीब 8 मंत्रालय सम्मिलित हैं इसमें और इसमें जो मिशन का तकनीकी भागीदार है वो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान है, BISAGN, ठीक है। तो भैया इसमें बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका मतलब ये गलत है, 20 नहीं बल्कि 24 अप्रैल 2022 होगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2023 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजन किया गया, तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। बताओ सर इसका क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है, उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि उद्घाटन किसने किया, मतलब आपसे पूछे कि उद्घाटन कर्ता कौन थे, पूछ लेता कभी कभी। तो भैया उद्घाटनकर्ता जो थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी। कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी। मामला क्लियर है, उद्घाटनकर्ता कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखिए है क्या कि जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से किया गया है। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। बताओ भैया G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन हमने इसीलिए प्रश्न लिया है। देखिए अगर हम G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो है ये अगस्त में इसका आयोजन किया गया, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका जो मुख्य विषय था G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का, जो अगर आपसे पूछे कि भाई मुख्य विषय, तो थोड़ा सा महिलाओं से जुड़ी चीजें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं आजकल के टाइम में। तो इसमें यही कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। और जैसे इसमें जो अगर बात करें कि भाई उद्घाटनकर्ता कौन थी, क्या उद्घाटनकर्ता कौन थी ये पूछता है आपसे, तो स्मृति जुबिन ईरानी। क्या स्मृति ईरानी जी, आप जो है इनको याद रखिएगा, ये उद्घाटनकर्ता थी, जो महिलाओं की बात थी। और ये है क्या, तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुखिया है, मतलब मंत्री हैं। बात क्लियर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ये हुआ कहाँ पे भाई, तो ये हुआ है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाल का शुभारंभ किसने किया। अच्छा प्रश्न है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी चरणजीत सिंह, ऑप्शन डी राजीव चंद्रशेखर। देखिए सर, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ODOP वाल का शुभारंभ जो है वो किसने किया, ये पूछा गया है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट जो ODOP वाल है ये अगस्त में इसका प्रारंभ किया गया और इसका जो शुभारंभ है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। किसने, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्या है अपर सचिव, जो अपर सचिव हैं इन्होंने उद्घाटन किया है। उनका नाम क्या है भैया, चरणजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये, क्योंकि जैसे नॉर्मली अमित शाह जो है ने उद्घाटन करते हैं, पीयूष गोयल करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है जो अपर सचिव है चरणजीत सिंह उसने किया है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्पों से कौन सा कथन सही नहीं है। आप सोचेंगे साहब ये नहीं है, नहीं वाला प्रश्न काहे लिए हैं, हम इसलिए लें ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आए हैं तो हमको कंप्लीट प्रश्न पढ़ना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, मतलब आधा प्रश्न पढ़ के हमको छोड़ नहीं देना है। मामला क्लियर है। तो भाई आप, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, देखिए है क्या कि मैं सब कुछ अपने उससे करता हूँ, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं सर, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि हम आपके लिए बस आपको यूज़ करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। तो पहला है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। दूसरा है यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्सा के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है और इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। और ऑप्शन डी है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में जो 7.5 लाख गाँव हैं उनका सांस्कृतिक मानचित्र करना है। मामला क्लियर सर। तो देखिए अगर हम बात यहाँ पे कर लेंगे भाई इसमें गलत कौन सा है, तो मेरा गाँव मेरी धरोहर जो योजना है ये शुरू हुई है कब, 27 जुलाई को। कब शुरू हुई है भैया, 27 जुलाई 2023 को शुरू हुई है। जो शुभारंभ करता है तो अमित शाह है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसको शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत, बिल्कुल बात सही है, ठीक। अगर आगे बात करें कि इस परियोजना को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय शुरू किया गया, बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में 7.5 लाख गाँवों को सांस्कृतिक मानचित्र करना। भाई 7.5 लाख गांव थोड़े हैं, इसमें जो इसका डाटा है वो 6.5 है, मतलब 6.5 लाख है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो मेरे दोस्त तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए एक बार, अब खुद लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी हैदराबाद। बताओ भैया अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ। पहली बात तो ये कि कब आयोजित हुआ, कब हुआ, तो ये हुआ 29 से 30 जुलाई, 29 और 30 जुलाई के मध्य हुआ है 2023 में। भाई किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, आपसे प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है, किसके द्वारा हुआ भैया, तो ये हुआ है शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास, क्या, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब आपसे पूछे भाई इसका उद्घाटन किसने किया, तो भैया इसका उद्घाटनकर्ता अगर आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल एग्जाम में पूछता ही है, उद्घाटनकर्ता कौन है, तो मोदी जी हैं। कौन, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाला, ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसकी तीसरी वर्षगांठ पर यह आयोजित किया गया है। अब असली प्रश्न तो ये कि भाई आयोजन इसका हुआ कहाँ, तो अब हम असली प्रश्न पे आते हैं। आयोजन जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान वाला, भाई भारत मंडपम प्रगति मैदान, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है इसका
उद्घाटन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है सर, तो चलिए क्लास आपकी यहीं तक। अभी इसके जस्ट बाद आपसे 21 नंबर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आपका स्नेह प्यार सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।